सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट अमन बहल। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आज सुबह का आपके सामने खुला हुआ है, मंडे 15 मार्च का। आज के सेशन में क्या करेंगे, इस बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की सारी बिजनेस न्यूज़ को कवर करेंगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, सर एडिटोरियल समझ में नहीं आता है, थोड़ा बेसिक से हमें बिजनेस न्यूज़ पढ़ना सिखाओ। तो हम वही करने वाले हैं। बिजनेस न्यूज़ पढ़नी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं। शुरू करें। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको सही से पढ़ने में आए। द हिंदू एडिटोरियल्स हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज मैं रात भर से ट्रैवल कर रहा हूं, 3 से 4 घंटे एक एडिटोरियल को प्रिपेयर करने में लगते हैं सही तरीके से, जो आज जो है अपने लिए निकालना थोड़ा मुश्किल है। आज अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखेंगे, प्रिपरेशन को इस फ्रंट फेज सेशन से। कल से फिर से क्लासेज आपको एडिटोरियल्स की मिलने लगेंगी, ठीक है। कह रहा एसेट्स मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर स्टेट्स में बी सेट एट 3 ट्रिलियन रुपी। कह रहा है एसेट मोनेटाइजेशन जो है ना, अब ये क्या होता है भाई, देखो मोनेटाइजेशन वर्ड को समझो। बिजनेस न्यूज़ में इसका मीनिंग क्या होता है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करना। मान लो आपके पास ज़मीन है, आपने उस ज़मीन को बेच दिया जा करके, जैसे ही बेचोगे उसकी कैश बन जाएगी, चेक से आ जाएगा पैसा, है ना, बैंक अकाउंट में। आपने अपनी ज़मीन को मोनेटाइज कर दिया, समझ गए ना। तो बेचने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है फाइनेंशियल लैंग्वेज में, मोनेटाइजेशन, ठीक है, मोनेटाइजेशन। कह रहा एसेट मोनेटाइजेशन जो है ना, सरकार की पूंजी को जो बेचने का काम है, सरकार की ज़मीन को और कंपनियों को जो बेचने का काम है, कह रहा उसका जो टारगेट है वो स्टेट्स के लिए हो सकता है सेट हो जाए 3 ट्रिलियन रुपीज़ पे, 3 लाख करोड़ रुपीज़ पे। 1 ट्रिलियन रुपये होता है 1 लाख करोड़, 3 ट्रिलियन रुपये हो गया 3 लाख करोड़, ठीक है ना। अब ये टारगेट है। अब इसके डिटेल में जाकर के देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। कह रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज गिवन अ टारगेट टू मोनेटाइज एसेट्स वर्थ रुपी 2.5 ट्रिलियन रुपी ओवर 3 ईयर्स। कह रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनको दिया गया एक टारगेट, और क्या करने का, सेल करने का, मोनेटाइज करने का सरकार की पूंजी को, सरकार की कंपनियों को। और कितनी, 2 लाख ट्रिलियन की, 2.5 लाख जो है करोड़ की अगले 3 सालों में। तो अगले 3 सालों में ये टारगेट मिला कि 2.5 लाख करोड़ रुपए आप सरकार के सामान को बेच करके लाओ। बेचना कोई बुरी बात नहीं है। बेचने का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज़ के हवाले कर देना, ताकि वो उसको अच्छे से प्रोडक्टिव होकर यूज़ करें और साथ ही साथ खूब सारा टैक्स दें सरकार को, है ना। ये सरकार की मंशा होती है बेचने के पीछे। अब आ जाओ इसको देखते हैं, सेंटेंस को, पूरे आर्टिकल को। सब्जेक्ट वर्ब भी मैंने मार्क कर दिया है ना, ग्रीन में और पिंक में, आपको पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। शुरू करें। करें द नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सेट अ टारगेट of rupee 3 trillion for states to monetize their assets over the next 4 to 5 years। कह रहे नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है ना, अब देखो पाइपलाइन का मतलब क्या है। पाइपलाइन होती है जो आपके घर तक पानी खींच के लाए। वहाँ से पानी निकलता है वाटर बॉक्स से, पानी की टंकी से, और वो पानी रिश्ता रिश्ता आपके घर तक आता है ना। तो जो पानी वहाँ से पहले निकला वो पहले आपके घर पहुँचेगा, जो बाद में निकला वो आपके घर बाद में पहुँचेगा। अब उसी एनालॉजी को आप यहाँ पे लगा के देखें। पाइपलाइन का मतलब होता है सरकार का प्लान। सरकार ने आज सोचा 2020 में कि एयर इंडिया को बेचेंगे, 2023 में एयर इंडिया बिक गया। फिर 2021 में सोचा सरकार ने इस वाली कंपनी को बेचेंगे, फिर 2024 में वो वाली कंपनी बिकी। तो एक पाइपलाइन सी चल रही है, इसको प्लान भी बोल सकते हैं। सरकार स्टेप बाय स्टेप मैनर में चीज़ों को सेल कर रही है। कह रहा है सरकार का जो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना, जो प्लान है, कह रहा हो सकता है वो पाइपलाइन या प्लान सेट कर दे एक टारगेट को 3 ट्रिलियन डॉलर्स के, रुपीज़ के, और किसके लिए, स्टेट्स के लिए। और क्यों, ताकि वो मोनेटाइज करें, ताकि वो बेच डालें अपने एसेट्स को। और कब, अगले 4 से 5 सालों में, 4 to 5 ईयर्स में। तो ये प्लान पाइपलाइन आपका सब्जेक्ट में, सेट आपकी वर्ब। आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छे से साफ से दिखे आपको, है ना। कह रहे स्टेट्स आर बीइंग नज्ड by the central government and the नीति आयोग and are being made aware of models they can use to monetize assets। कह रहे स्टेट्स को नज किया जा रहा है, पैसिव वॉइस के अंदर कंटिन्यूस टेंस में। नज करने का मतलब है पुश करना, हल्का सा झटका देना। जैसे आप कोनी से देते हो ना किसी को हल्का सा झटका, वैसा वाला कहलाता है नज करना। कह रहे स्टेट्स को भी ऐसा कोनी का झटका मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से और नीति आयोग से। और यही स्टेट्स जो हैं इनको अवेयर भी किया जा रहा है, इनको समझाया भी जा रहा है उन मॉडल्स के बारे में, उन तौर तरीक़ों के बारे में
जो कि वो यूज़ कर सकती हैं अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, अपनी पूंजी को, अपने सरकारी पैसे को बेचने के लिए। समझ गए ना। तो स्टेट्स को सरकार भी झटका दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप बेचो और बेच करके पैसे जमा करो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों। अब इसमें देखने वाली चीज़, स्टेट्स आपका सब्जेक्ट और दो वर्ब्स हैं। पहली है आर बीइंग नज्ड, दूसरी है आर बीइंग मेड। ध्यान रखें, जब भी ऐसा केस हो आपके पास हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह कॉमन हो। देखो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है आर बीइंग और यहाँ भी है आर बीइंग, तो इस केस में आप क्या करेंगे, दूसरी बार आर बीइंग को ना लिखें, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, स्टेट्स आर बीइंग नज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नीति आयोग एंड मेड अवेयर ऑफ। इस आर बीइंग को आप दूसरी बार से नहीं लिखेंगे। अवेयर के बाद में ऑफ आता है, इसका मतलब होता है किसी को किसी बारे में बताना, चीज़ के बारे में। अवेयर के सभी सिनोनिम अपने बाद में ऑफ नाम के प्रीपोजिशन को लेते हैं। इन्फॉर्म्ड ऑफ, अप्राइज्ड ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ, सबका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में सूचना देना। कह रहे दे आर, अब ये सब चीज़ें बता रहा है एसेट्स कौन सी हैं। कह रहे दे आर टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेड अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल। कह रहे ये सब एसेट्स हैं, ये वाली टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र की, ऑपरेट मेंटेनेंस ट्रांसफ़र की, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाली ट्रस्ट की बात हो रही है, और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ऐसी ट्रस्ट जो कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करती है, घर वर बनाती है ना, इस तरह के काम करती है, ऐसा एक सरकारी अधिकारी ने बताया। अब इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली आपको अपने आरसी के हिसाब से समझ लेना है कौन कौन सी चीज़ों को बेचने की बात कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन recently chaired a workshop on asset monetization, briefing state governments on the benefits of asset monetization। कह रहे जो मिनिस्टर साहब है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाल ही में चेयर किया है, हाल ही में चेयरमैन बनी एक वर्कशॉप की जो थी एसेट्स को बेचने के बारे में, है ना। तो एक पूरी वर्कशॉप की है सभी स्टेट्स के सीएम वीएम को बुला करके। और उस वर्कशॉप में क्या हुआ, इन्होंने ये जो चेयर की ना वर्कशॉप, ब्रीफ करते हुए की, सूचना देते हुए की स्टेट्स को, और किसमें, उन बेनिफिट्स के बारे में जो हैं एसेट्स को मोनेटाइज करने के, सरकारी संपत्ति को बेचने के। समझ गए ना। तो इन्होंने एक वर्कशॉप भी की है, सबको बुला करके समझाया उस वर्कशॉप में कैसे सरकारी संपत्ति को बेच करके देश का विकास हो सकता है, ठीक है। मिनिस्टर की वर्ब है चेयर्ड, ब्रीफिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये मिनिस्टर चेयर कर रही थी उसी वक्त ये ब्रीफ भी कर रही थी, दोनों काम एक जगह एक साथ हो रहे थे, ठीक है ना। कह रहे द नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फ्रेमवर्क बीइंग प्रिपेयर्ड बाय क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी इज एक्सपेक्टेड टू ले आउट द टारगेट फॉर स्टेट्स एंड द सेंटर। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें बहुत अच्छी ग्रामर भी आप देखोगे। कह रहे ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये आपने ऊपर देख लिया, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या होती है। कह रहे ये जो पूरे प्लान का फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, कह रहा है, और जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा। कह रहे ये जो ढांचा है ना, ये है एक्सपेक्टेड, इससे पूरी आशा है। और क्या उम्मीद ये है कि लेआउट करेगा, ये इस्टेब्लिश करेगा एक टारगेट को, और किसका, स्टेट्स के लिए और सेंटर का, दोनों के लिए। समझ गए ना। तो ये ढांचा ही सबके लिए टारगेट को तय करेगा, स्टेट्स इतना सरकारी सामान बेचेंगी और सेंटर जो है इतना सरकारी संपत्ति को जो है सेल करेगा। अब आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़, फ्रेमवर्क की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, बीइंग क्या बन गया आपका, पार्टिसिपल, और कैसा पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल। बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है ना, वो वाला फ्रेमवर्क जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है, फ्रेमवर्क के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। पार्टिसिपल की वीडियो में आप अच्छे से सीख चुके हो उसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन पैसिव होता है ये, है ना, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये लेआउट करना क्या होता है, ये वर्ड आप बहुत जगह देखोगे, इसके दो मीनिंग होते हैं, आपको ध्यान रखना दिमाग में दोनों ही मीनिंग को। लेआउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक प्लान को, एक डिज़ाइन को इस्टेब्लिश करना, है ना, कुछ बनाना दिमाग में, ढांचे को किसी चीज़ के, या फिर खर्चा करना, उसको भी लेआउट करना बोलते हैं। ये दोनों सेंटेंस आप समझ जाएंगे कैसे ये एक ही वर्ड दो जगह यूज होगा। अ न्यू सब्सिडी प्लान विल बी लेड या लेन आउट। एक नया सब्सिडी प्लान जो है लेआउट होगा, है ना, आने वाले टाइम में एक नए सब्सिडी प्लान को इस्टेब्लिश किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। खर्चा नहीं कर रहे हम, सब्सिडी प्लान को बनाएंगे। अब ध्यान देने की चीज़ क्या है, ये लेआउट है ना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चलेगी ले के हिसाब से, ले, लेड, लेड। और देखो दूसरी वर्ब है लाई, ले, लेन, ये अलग वर्ब है, इसका लेआउट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर लेआउट की सेकंड फॉर्म बनानी है तो वो होगी लेड आउट, और थर्ड फॉर्म होगी लेड आउट।
अगर इस हिसाब से देखूं तो विल बी यहाँ पे ले भी नहीं आएगा और लेन भी नहीं आएगा, मैं लिखूंगा विल बी लेड आउट। समझ गए ना। तो एक नया प्लान जो है उसको लेड आउट किया जाना है, आने वाले टाइम में बनाया जाना है। और दूसरा सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट हैज़ लेड या लेन आउट ₹5,000 करोड़ टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने खर्च कर दिए 5,000 करोड़। यहाँ पे ले आउट का मतलब है खर्चा करना, सेकंड वाला मीनिंग है, ठीक है। अगेन हैज़ के बाद में V3 चाहिए, V3 ले की होगी लेट, ना तो ले का काम है ना लेन का काम है, ठीक है ना। तो मैं अगेन करूँगा लेड आउट, लेड आउट। ना केवल आपको सही मीनिंग जानना है इस फ्रेजल वर्ब का, बल्कि सही फॉर्म को भी देखना है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी कैसे चलती है। चलिए आगे बढ़े। सेपरेटली सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैव बीन गिवन अ टारगेट ऑफ 2.5 ट्रिलियन फॉर मोनेटाइजिंग देयर एसेट्स ओवर द नेक्स्ट 3 years स्टार्टिंग 21-22 सेट द ऑफिशियल। कह रहे इसके अलावा अलग से देखो, ये 3 लाख करोड़ तो करने वाले हैं स्टेट, इसके अलावा सेंट्रल जो मिनिस्ट्रियां हैं, भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनको भी दे दिया गया एक टारगेट इतने ट्रिलियन का, 2.5 लाख करोड़ का। और किस लिए कि वो सेल करें अपने एसेट्स को अगले 3 सालों के दौरान। और ये 3 साल कौन से होंगे, जो स्टार्ट होने वाले हैं 2021-22 से। तो 21-22, 22-23 और 23-24 3 सालों में ऐसा होगा, ये कहने वाले हैं एक सरकारी ऑफिशियल। सिंपल सेंटेंस है, मिनिस्ट्री की वर्ब है हैव बीन गिवन, मिनिस्ट्रीज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल है, पैसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है। 3 years के लिए हमारे पास एक एडजेक्टिव आया स्टार्टिंग, वो वाले 3 साल जो कि शुरू होने वाले हैं 21-22 से, ये बन गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कह रहे द टारगेट वॉज बीइंग कंसीडर्ड फॉर जस्ट द नेक्स्ट फिजिकल ईयर इन अर्लियर डिस्कशन बट इट वॉज फेल्ट टू बी टू स्टीप सेड अनदर ऑफिशियल। कह रहा है ये जो टारगेट है ना 2.5 लाख करोड़ का, इसको कंसीडर किया जा रहा था महज अगले फिजिकल ईयर के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए। और कब, पहले की बातचीत में, पहले की डिस्कशन में। कह रहे लेकिन इसको फील किया गया, इट वॉज फेल्ट, ये ऐसा समझा गया कि बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सेस है। और कहने वाले कौन है, एक दूसरे ऑफिशियल, एक दूसरे अधिकारी। तो कह रहे ये 3 सालों का जो टारगेट था ना, पहले ये सोच रहे थे कि ये 1 ही साल में पूरा कर दें, लेकिन फिर इनको लगा कि 1 साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने 1 की जगह इसको 3 साल में जो है इस्टेब्लिश कर दिया। समझ गए। टारगेट की वर्ब है वॉज बीइंग कंसीडर्ड, अगेन पैसिव वॉइस है। इट की वर्ब है वॉज फेल्ट। सेट जो है वर्ब है ऑफिशियल नाम की सब्जेक्ट की। स्टीप का मतलब होता है बहुत गहरा या बहुत ज़्यादा। अगर कोई चीज़ बहुत स्टीप है, किसी चीज़ का दाम बड़ा स्टीप है, तो समझ लेना बहुत अनरीजनेबल दाम है उसका, एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा दाम है। चलिए ये छोटा सा आर्टिकल हमने पूरा कर लिया। इसके बाजू में एक और रखा है ना, इस आर्टिकल को भी ले लेते हैं, ये भी छोटा सा ही आर्टिकल है। मैं आप सभी को एनकरेज करूँगा, हर रोज़ आप 10 से 15 मिनट इस काम को देंगे। फ्रंट पेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग की। कह रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स फ्लॉक टू प्राइवेट डेट स्पेस। ग्लोबल होता है दुनिया भर के, इन्वेस्टर होता है निवेशक। फ्लॉक टू करने का मतलब होता है, देखो फ्लॉक होता है एक पक्षियों का झुंड, फ्लॉक है ना, 1 वर्ड है पक्षियों के झुंड के लिए। और पक्षियों का झुंड क्या करता है, जहाँ जाता है एक साथ जाता है, पूरा माइग्रेट कर जाते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो फ्लॉक नाम की वर्ब का मतलब यही होता है, जब आप झुंड में किसी काम को करते हो, एक साथ करते हो, एक जो है कोलैबोरेशन के साथ। करे दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ फ्लॉक टू कर रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं प्राइवेट डेट स्पेस में, प्राइवेट डेट के जो है एरिया में। सारे के सारे इस मार्केट के अंदर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लॉक टू कर रहे हैं, समझ गए ना, एक साथ। अब देखो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ से। कह रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सच एज कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड या CPPIB, ऑन्टेरियो टीचर्स पेंशन प्लान, बेरिंग प्राइवेट इक्विटी PE एशिया एंड वार्डे पार्टनर्स। कह रहे ये जो सबके सब इन्वेस्टर्स हैं ना, ये सच है सारे के सारे, आर फ्लोकिंग टू इंडियन प्राइवेट डेट बिकॉज दे एक्सपेक्ट ह्यूज डिमांड फॉर क्रेडिट इन द कंट्री आफ्टर द ऑनस्लॉट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। इतना ही पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है। कह रहे ये जो सारे के सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जैसा कि इनको ने नाम भी बताए, 4-5 के नाम भी बता दिए। कह रहे सब के सब जो है ना फ्लॉक टू कर रहे हैं। फ्लॉक मैंने आपको बता दिया ना, टू मूव इन अ ग्रुप, जैसे पक्षी झुंड में जाते हैं वैसे ये भी झुंड में आ रहे हैं। अच्छा, फ्लॉक के बाद में टूल का क्या बताते हैं, किस तरफ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इंडिया के प्राइवेट डेट स्पेस में। ये आगे क्या होता है बताएगा डिटेल में, अभी समझ लो एक मार्केट का नाम है, इंडिया के प्राइवेट डेट में। अच्छा क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सब के सब एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बड़ी डिमांड को, कर्ज की, क्रेडिट की हमारे देश में। और कब,
ऑन स्लॉट के बाद में, हमले के बाद में, कोविड-19 पैंडेमिक के। अच्छा, और किस चीज़ के कारण? एंड लिमिटेड लैंडिंग बाय इंडियन बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC। दूसरा कारण है इनका यहाँ आने का, हमारे इंडियन बैंक्स जो हैं बहुत लिमिटेड लैंडिंग करते हैं, ना के बराबर ही पैसा देते हैं, है ना। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी, NBFC भी यही करती है। तो इन्होंने देखा कनाडा में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, कि कोविड के बाद में देश में पैसे की तंगी है और हमारे सरकारी बैंक पैसा देने से परहेज़ करते हैं। माल्या वाल्या को दे देंगे, पर आप मांगने जाओगे ना 10,000 रुपये तो आपसे 10,000 सवाल करेंगे। तो कह रहे अगर ऐसा है तो इन्होंने सोचा हम एक साथ होकर के इंडिया में चलते हैं, अपना पैसा इंडियंस को कर्ज पे देंगे। समझ गए ना। देखने वाले वर्ड्स, ऑन स्लॉट मतलब अटैक, फ्लोक का मतलब एक साथ जाना, टू प्रेपोजिशन फिक्स है इसके बाद में जिस तरफ आप जाते हैं। NBFC वो वाले बैंक्स हैं जो कि बैंक का लाइसेंस नहीं रखते हैं लेकिन बैंक के सभी काम पूरे करते हैं, जैसे कि मन्नापुरम गोल्ड, मुथूट फाइनेंस, फुलरटन इंडिया, सहारा इंडिया, ये सब NBFC कहलाते हैं, बैंक ना होकर के लेकिन फिर भी बैंक जैसे काम करती हैं। कह रहे दीज हैव कमिटेड ओवर ₹1 बिलियन इन इंडियन प्राइवेट क्रेडिट रिवील्ड इंडस्ट्री एस्टिमेट्स। कह रहे इन्होंने कमिट कर दिया है, इन्होंने वादा कर दिया है $1 बिलियन से भी ज़्यादा का। बिलियन मतलब 100 करोड़ और डॉलर मतलब 75 रुपया, तो 7500 करोड़, मतलब देख लेना 75 है 78 है जो भी डॉलर का प्राइस चल रहा है। तो इतने 7-7.5 हज़ार करोड़ का वादा कर दिया है इंडियन प्राइवेट क्रेडिट में, इस मार्केट में। ऐसा रिवील करने वाले इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स, हमारी इंडस्ट्री के अंदाज। तो इस इंडस्ट्री का ही कहना है कि इतना पैसा इन्होंने लगाने का सोच लिया है। अब ये इंडस्ट्री क्या होती है इंडियन प्राइवेट क्रेडिट, ये बताएगा। कह रहे प्राइवेट डेट मीन्स डेट गिवन टू प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज और बाइंग दोज लोन्स इन द सेकेंडरी मार्केट। कह रहे प्राइवेट डेट का मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड होता है डेट, इसमें बी साइलेंट होता है। डेट का मतलब होता है कर्जा, है ना। क्रेडिट और डेट एक दूसरे के सिनोनिम है। कह रहे प्राइवेट डेट जो इंडस्ट्री है इसका मतलब होता है डेट, वो वाला कर्जा जो दिया जाए प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज को, प्राइवेट मालिकाना वाली कंपनी को, है ना, जिनके प्राइवेट मालिक है, और या फिर बाय करना उन लोन्स को सेकेंडरी मार्केट में, शेयर बाजार में। आसान भाषा में समझो तो अगर आप एक छोटी सी कंपनी हो, आपने 10-15 लाख का लोन लिया किसी बैंक से, है ना। अब उस बैंक से आपको और भी लोन चाहिए पर वो बैंक आपको मना बोल रहा है। आप क्या करोगे? इन कंपनीज के पास में जाओगे, ये कंपनी आपके वो 15 लाख भी बैंक को दे देंगी, सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो पैसा भी बैंक का वापस कर देंगी और सारा लोन अपने पास ले लेंगी। 15 में और 15 मिला के आपको और 15 जो है 30 लाख रुपए दे देंगी। तो ये ऐसा समझो आप, बैंकिंग सेक्टर जिनको लोन नहीं दे पाता हमारे देश में, उनको देने बाहर से कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं और हमारी मदद करने की सोच रही हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। आज ऐसा करते हैं, छोटे से 2 ही आर्टिकल करते हैं। कभी कभी इस सेशन को मैं लाया करूँगा, इससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रूट लेवल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। मुलाकात लूँगा कल की क्लास में द हिंदू एडिटोरियल के साथ। इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ऐसे आर्टिकल्स हर वीक कम से कम 1 क्लास चाहिए। तो जब तक आप कमेंट्स करते रहेंगे तब तक इन क्लासेस को मैं लाता रहूँगा, खास करके बिजनेस न्यूज़ वाले सेशंस को। अंटिल देन, साइनिंग आउट।